हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे कि हम विजन मई 2023 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइस आज हम सबसे पहले सोशल इश्यूज़ देख लेते हैं। बाकी के टॉपिक्स के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, हर दिन कोई ना कोई टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ कंसोलिडेटेड टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो आज सोशल इश्यूज़ करते हैं। तो देखो, इसमें बात की जा रही है एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है गाइस कि किसी ना पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी व्यक्ति विशेष को एक्रीडिट किया जाता है, यानी कि उसने किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को क्योंकि मीट कर लिया है, इसलिए उसका कुछ एप्रिसिएशन या उसको कुछ अच्छा सर्टिफाइड करा जा रहा है। ठीक है, अब एक्रीडिटेशन किसका किया जा रहा है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, राधा कृष्णन कमेटी की एक रिपोर्ट आई और उसमें रिफॉर्म किया गया है। जो इंडिया का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके एक्रीडिटेशन सिस्टम को चेंज किया गया है, रिफॉर्म लेकर आया गया है। अब ज़रूरत क्यों होती है एक्रीडिटेशन करने की? देखो, स्टूडेंट को ताकि बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले, है ना। अब आप जब भी किसी कॉलेज में जब जाते हो, है ना, 12th के बाद, तो आप सबसे ज़्यादा चेक करते हो कि ये कितना एक्रीडिटेड कॉलेज है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलता है। तो स्टूडेंट्स के भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो जा रहा है उसको अच्छी मिले, तो वो चेक कर लेता है। एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग ये हो जाता है कि जो बच्चा वहाँ पर पढ़ के निकलेगा तो वो बहुत क्रेडिबल बच्चा होगा। अब देखो, जो IIT IIM में हम जो हमारा मन में यही आता है ना कि हाँ, यहाँ पर ये जो बच्चा है वो बेस्ट क्वालिटी का बच्चा निकल कर आ रहा है, तो इंस्टीट्यूशन के लिए क्या हेल्प मिलती है कि उनको रिटेंशन स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहती है ना। वो रिसोर्स का एलोकेशन बेटर प्लान कर सकते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशन के लिए ये फ़ायदा है। फंडिंग एजेंसी की अगर बात करोगे तो दे कैन गेट ऑब्जेक्टिव डेटा टू असेस, है ना, एलिजिबिलिटी, फंडिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो फंडिंग वालों को पता चल जाता है। कंट्री के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग के बढ़ाने के लिए वो भेज सकते हैं। देखो जी, हमारा ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द थिंग इज, व्हाट आर द ओवरआर्चिंग कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर इसरो, जो उन्होंने थे ना, हमारे चीफ थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर इसरो चीफ थे। इन्होंने सेटअप किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ये सिस्टम, और उन्होंने 2022 में ये कहा कि भाई करो। अच्छा, कुछ इसकी ना मैंडेट्स थी, तो वो देख लो कि स्ट्रेंथन करना है असेसमेंट प्रोसीजर, जो भी है रोड मैप तैयार करना है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। विजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म्स को लेकर आया गया है। तो NAC ने, यानी कि नेशनल एक्रीडिटेशन जो काउंसिल है ना आपकी, उसने क्या करा है, उसने एक इम्पॉर्टेंट काम यही करा है कि उसने ना 4 वर्टिकल्स बनाए हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, और उसका इन्विसेज ये है कि मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी के तहत काम करना है, ओवरसीइंग और सुपरवाइज करना है इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम को। अब इंडिया का एक्रीडिटेशन ये जो है, ये इसके बारे में समझ लो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो देखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ कनेक्ट होगा। UGC में इसमें जो अकॉर्ड किया जाता है, UGC इसको अकॉर्ड करती है, रिकॉग्नाइज करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ UGC एक्ट 1956। मल्टीपल एजेंसीज के साथ जुड़ के काम करती हैं। अब की एक्रीडिटेशन सिस्टम इंडिया में जो करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रीडिटेशन काउंसिल है, जो 1994 में सेटअप की गई थी। फिर सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। उसके बाद AICTE है, आपका NBA। 4 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। यू जस्ट नीड टू रीड आउट दिस, है ना। अगर किसी पर्टिकुलर का ईयर वगैरह पूछ लेता है तो आपको थोड़ा उस लिहाज से पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इंडिया के एक्रीडिटेशन सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो आउटरीच है वो नहीं हो पाती है। रेगुलेशन ऐसे हैं, पावर आउटरीच है फेडरल स्टेट्स में स्पेशली, और दीज सिस्टम्स ना, ये जो ग्रोइंग नंबर ऑफ एचीज हैं, इनके साथ ना ये कुछ पेस जो है उसका वो गड़बड़ाया हुआ है। पार्टिसिपेशन, लो लेवल ऑफ विलिंगनेस है लोगों का आने का, कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सोचो आप 1113 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री हैं, जिसमें से 418 यूनिवर्सिटी सिर्फ NAAC ने एक्रेडिट करा हुआ है। कितनी शर्म की बात है, सोचो आप। उसके बाद पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना ज़रूरी है ना इंस्टीट्यूशंस का, तो इसीलिए UGC ने लॉन्च किया परामर्श स्कीम भी करी हुई है, खोली हुई है। अंडर द स्कीम कुछ जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको तो भैया बोला जा रहा है कि बहुत अच्छे मेंटोर की तरह काम करें, है ना, ताकि उनको भी एक्रीडेट करा जा सके आगे। फिर आगे कह रहा है कि देखो, डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल एजेंसीज हैं जो क्या करती हैं, पीरियोडिक अप्रूवल वगैरह कर देती हैं प्रेजेंटली, जो आपके यूनियन गवर्नमेंट के तहत हैं।
हर ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डर्स जो कि सेम लग रही होती हैं, फिर लग रहा होता है कि एक दूसरे को चीट करके इन्होंने डाला हुआ है। बहुत प्रोसीजर कुछ अच्छा नहीं है इनका, इसीलिए तो ज़रूरत पड़ी। बहुत टायरसम प्रोजेक्ट, पीरियोडिसिटी बड़ी डिफरेंट है, लाइक इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, मैनुअल हाइब्रिड सिस्टम है, हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, करप्शन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एक्रीडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं वही ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो भाई उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ गई थी रिकमेंडेशंस ली जाएँ। तो कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम की एक रिकमेंडेशन आई कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, न्यूली प्रपोज असेसमेंट हैं, वो सारे के सारे हों और अमेलगमेट होकर हों, कंसिडरिंग इंटरडिपेंडेंसी जो भी इसी तरह से है। फिर बाइनरी एक्रीडेशन सिस्टम क्या होता है, देखो इन्होंने कमेटी ने ना बोला कि हम ना 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं, बाइनरी एक्रीडेशन करेंगे, कुछ एक्रीडेटेड होगा कुछ नॉन एक्रीडेटेड होगा। कमेटी ने प्रपोज करें 2 डिवीजन इसी के लिए, जो नॉन एक्रीडेटेड कैटेगरी का होगा उसमें अवेटिंग क्रेडिटेशन डाल देंगे, नॉट क्रेडिट वालों को डाल देंगे या फिर स्टैंडर्ड से आप बहुत दूर हो, तो इस हिसाब से ना स्टैंडर्ड लगाए जाएंगे। और फर्दर प्रपोज टू मेंटोर इंस्टीट्यूशंस, उनको फिर मेंटोर भी किया जाएगा, उनको पढ़ाई लिखाई उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी कि भाई क्यों नहीं आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर पा रहे हो। जैसे देखो एक्रीडिटेशन ऑफ स्कूल में क्या होता है कि इंडिया में कोई गवर्नमेंट के ना मैंडेट नहीं है कि रेगुलर स्कूल का एवोल्यूशन करो, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, वो क्योंकि क्वालिटी सेल्फ रेगुलेशन की बात करती है, तो यहाँ पर आ जाता है कि सारे स्टेजेस में जितने भी एजुकेशन के स्टेजेस है ना, प्री स्कूल से लेकर सब जगह पे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो एक्रीडिटेशन सिस्टम चलाने की ज़रूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड है फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो वो ये काम करता है, एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी स्कूल गवर्नेंस के अब इसने काम कर दिया। अच्छा, किस तरह की बॉडी है ये? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है, सॉरी, काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 बेसिक सेक्शन पे काम करता है, स्कूल गवर्नेंस, एजुकेशनल सपोर्ट, प्रोसेस कैसा है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये लाइक दिस। अच्छा, इसके साथ साथ क्या रिकमेंडेशन आएगी, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे और क्रेडिबिलिटी रहे कि जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो, दैट इज क्रेडिबिलिटी। तो यू नीड टू अपग्रेड द वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म, ताकि आप उसी डेटा पे काम करो, उसको कंट्रोल करना आसान होगा, सिक्योरिटी फीचर देना आसान होगा, इसीलिए किया जा रहा है। अच्छा, कुछ दूसरे भी प्रपोजल्स हैं कि चॉइस बेस्ड रैंकिंग सिस्टम फॉर डाइवर्स यूजर्स के लिए बनाना, रोबस्ट आउटरीच मैकेनिज्म तैयार करना, सिंप्लीफाई करना एक्रीडिटेशन प्रोसेस को ताकि पीरियोडिसिटी ब्रिंग डाउन हो पाए, री एक्रीडिटेशन करना हो तो वो सब कर पाए। तो दिस इज अबाउट गाइस दिस टॉपिक, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड नाउ दिस टॉपिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। रिसेंटली बहुत सारे सीरियस लैप्सेस देखे गए कि देखा गया कि जो पॉश एक्ट 2013 है उसको ठीक ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है, अनसर्टेनिटी है, कई सारे लैप्सेस दिख रहे हैं। तो पॉश का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह के ना, देखो सेक्सुअल हरासमेंट में ना 2 तरह के होते हैं, एक क्विड प्रो क्यो होता है, एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट होता है। क्विड प्रो क्यो का मतलब है कि आप ना सेक्सुअल फेवर्स लेते हो हर एक चीज़ को कराने के लिए, जी प्रमोशन लेना है पहले सेक्सुअल फेवर दो, समझ रहे हो, आप बेनिफिट करोगे आप वर्क पे तभी आपको मिलेगा। वन बेनिफिट है तो वर्क कैसे मिलेगा? सेक्सुअल हरासमेंट करवा के, सेक्सुअल फेवर्स करवा के। तो हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप अनइनवाइट कर रहे हो, अनवेलकम तरीके से बिहेवियर है आपका, फिजिकल वर्बल गाली बकना, ये सब तरह का काम आप वर्कर्स के साथ इस तरह से कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का हरासमेंट ही है, दैट आल्सो कम्स अंडर दैट। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो कॉग्निजेंस केम इन द बैकड्रॉप ऑफ अ न्यूज़पेपर सर्वे हुआ जिसमें पता चला 16 आउट ऑफ 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन द कंट्री है, उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठाई गई थी और उसमें 16 तो कम से कम ऐसे निकल कर आए, उन्होंने रिवील करी है इन्फॉर्मेशन कि भाई इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी बोला कि भैया ये सब क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब ये हाल चल रहा है। तो वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे, 2 तरह के मैंने आपको बताई दी हैं। अच्छा, क्या इसके रिलेटिंग कुछ किया गया है? देखो विशाखा गाइडलाइंस ऑलरेडी इस पर काम की जा रही है जिसमें कि डिफाइन करा गया है व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट, व्हाट आर द 3 की वेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, रिड्रेसल है। कुछ मैंडेट है इंस्टीट्यूशन की इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कंप्लेंट कमेटी। अब सेक्सुअल हरासमेंट में कॉस्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे क्या होती है? देखो इंडिविजुअल के लिहाज से क्या होता है, साइकोलॉजिकल सफरिंग कर रहे हो आप, है ना, आइसोलेशन पे बिहेवियर चेंज करना, तो कॉस्ट ऑफ, देखो सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे हो रही है तो इंडिविजुअली बंदा मन से तो गया ही, दिमाग से गया ही, बिहेवियरल चेंज को आइसोलेशन में रहना पसंद आ जाएगा। अभी आपकी एक मूवी गाइस आई है, दिस इज नॉट अबाउट द सेक्सुअल वर्क हरासमेंट, बट आप ना एक रेप विक्टिम की एक हालत देखो, सत्य प्रेम की कथा, इफ यू हैव नॉट सीन वॉच इट, कि इसमें कितना इसमें दिखा रखा है कि इफ़ द वुमेन गॉट फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ दिस काइंड ऑफ रेप एंड ऑल, डेट रेप, इस तरह की जो चीज़ों में फंस जाता है इंसान, उससे कितना ज़्यादा उसको उसको आइसोलेशन में रहना पसंद आता है, वो स्ट्रेस रिलेट फील करता है, फिजिकली मेंटल इलनेस शुरू हो जाती है। अब इससे सोचो उसको प्रोफेशनल लॉसेस तो शुरू हो जाएंगे उसके करियर में, तो फिर आपने पहले ही अडंगा मार दिया। फिर एम्प्लॉयर्स एंड
एंटरप्राइजेस को क्या नुकसान है? देखो, लो प्रोडक्टिविटी मिलेगी, कोई इनोवेशन नहीं मिलेगी, इमेज खराब होगी कंपनी की, वो अलग। सोसाइटी में वुमेन का जो, हाँ आप कह रहे हो जी वुमेन हम एम्पावरमेंट करेंगे, वहाँ आप वुमेन की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। फिर कहाँ से आप SDG गोल्स पे बात कर रहे हो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम खत्म कर देंगे, गैप ही खत्म कर देंगे जी। तो टू मेक वर्क प्लेस सेफर हमें चाहिए क्या कि हम ना प्रिवेंट ऑफ प्रोहिबिटिंग और रिड्रेसल एक्ट कुछ लेकर आएँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो पॉश एक्ट है ना उसको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करा जाए, और विशाखा गाइडलाइंस को सही मायने में ना, उस जो 1997 की गाइडलाइंस थी, ये भी ध्यान रखना। विशाखा गाइडलाइंस कब की है? 1997 की गाइडलाइंस हैं ये आपकी, तो ये भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब इसके कुछ की प्रोविजंस में जो चेंजेस हैं वो मैं बता दूं मैं आपको। देखो, डिफाइन तो कर ही रखा है इन्होंने पूरा कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली क्या होता है, एनी वन और मोर ऑफ द अनवेलकम एक्ट, किसी भी तरीके का फिजिकल है, कुछ डिमांड किया आपने सेक्सुअल फेवर का, कुछ सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क आपने किए हैं, कुछ आपने पोर्नोग्राफी दिखाई, पता है इवन आपको, इफ़ यू आर सेइंग वुमेन कि ना कुछ आप बॉडीली उसको कुछ अगर कमेंट करते हो ना, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द हरासमेंट। अगर आप कभी लॉ वगैरह हमने कभी पढ़ा हो ना, तो ये सब भी इस कम्स अंडर दी हरासमेंट ऑनली। तो कुछ अनवेलकम फिजिकल नॉन वर्बल सेक्सुअल नेचर का कुछ आपने ऐसा किया है तो वो भी आपका आता है। अब वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस कोई भी जगह जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी है, कुछ भी इस तरह का अगर हो रहा है तो वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस दोनों तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज भी होते हैं, अनऑर्गेनाइज भी होते हैं। अब एग्री वुमेन का मतलब क्या? कवर्स ऑल वुमेन, कोई भी एज है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज में है, पब्लिक प्राइवेट, सबको ये वाला राइट मिलता है। पॉश एक्ट के अंदर सभी आती हैं, ठीक है। तो क्लाइंट है, कस्टमर है, डोमेस्टिक वर्कर है, सभी आते हैं। रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होता है कि ICC है, हर जगह पे बैठा हुआ है, पब्लिक प्राइवेट में 10 से मोर एम्प्लॉई होते हैं, मिनिमम 4 मेंबर तो बैठे ही होते हैं, एटलीस्ट उसमें वुमेन्स भी होती हैं, है ना। एक तो एक्सटर्नल मेंबर से भी ली जाती है, सिविल कोर्ट की तरह ICC काम करता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भी जाता है, लोकल कमेटी के जो भी होते हैं ऐसे, तो कंप्लेंट करना चाहे तो इस तरह से प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ लेट्स कम टू द चैलेंजेस, जो प्रिवेंट कैसे करना है ना। तो सबसे पहले जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी सब्जेक्टिविटी टर्म की ना कोई सिंगल डेफिनेशन तो आपने बताई नहीं है ना। कोई भी बिहेवियर, इवन द विक्टिम फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, है ना। ऐसा भी कई बार होता है ना कि विक्टिम समझा ही नहीं पा रही है मेरे साथ हुआ क्या है। तो डिसमिसिव एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा भी होता है कि वो भैया दिखाते ही नहीं, वेल कम्युनिकेट ही नहीं करते इन चीज़ों को। फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर तो वुमेन और ज़्यादा इस बात को शेयर कहाँ करे, किसको करे। रिपोर्ट बैरियर, सबसे बड़ी बात तो रिपोर्टिंग बैरियर्स हैं, किसको करें। सोशल स्टिग्मा लगा होता है, फैमिली की रेपुटेशन की डैमेज होने की दिक्कत। फिर क्रॉस कल्चरल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट में चैलेंजेस आना कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रहे हैं डाइवर्स कल्चरल कंटेक्स्ट में, दैट मे फेस द चैलेंजेस ऑफ एड्रेसिंग डिफरेंट एटीट्यूड, बिलीव, इन सब के बारे में। तो शॉर्ट कमिंग्स क्या है पॉश एक्ट के कि द लॉ प्रोटेक्ट्स ओनली वुमेन इवन दो द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कुड बी फ्रॉम एनी जेंडर ना। अब देखो ये भी एक बात है कि वुमेन के साथ साथ मैन को भी वही दिक्कत कोई कर सकती है, फीमेल, है ना। तो ये भी एक बात है। उसके बाद आप साइलेंट ऑन द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट परपेट्रेटेड बाय द सेम सेक्स, ये भी तो दिक्कत है। अब तो ये भी प्रॉब्लम आ गई है, लड़की को लड़की से ही डर है, लड़के को लड़के से ही डर है। क्या कर लोगे उसका तो आपने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। यू हैव टू टेक सम एक्शन अबाउट द सेम। तो एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर इज टेकन बाय द एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल ऑफ द कंपनी। अब वे अहेड में यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहले तो ना आप ICC स्टैब्लिश करो और सभी ऑर्गेनाइजेशन में साइज सेक्टर को तो छोड़ो, आपको जो लॉ में मैंडेट करा आप सभी का खुलवाओ, ICC सबसे पहले ओपन करवाओ। उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, इफेक्टिव ग्रीवेंस रेडिसल इम्प्लीमेंट करो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब खत्म तो खत्म करना है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की किस तरह का है, रेगुलर ट्रेनिंग दो स्टाफ्स को, मैनेजमेंट को, ताकि वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स को समझ पाएँ, रिपोर्टिंग आसान हो आपकी, सपोर्टिव एनवायरनमेंट सिस्टम हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो कि बंदी बोल पाए या बंदा बोल पाए, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अमेंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जेंडर न्यूट्रल लॉ लेकर आना पड़ेगा कि कहीं से भी कैसा भी है तो वो बंदा या जो भी है लाइक, है ना, वो प्रायोरिटी दे पाए हम, इक्वालिटी, सेफ्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो लॉ मस्ट एड्रेस इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो भी सेम सेक्स के हैं या जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं। देखो थर्ड जेंडर को भी प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो किसी भी तरह का अगर कोई भी जेंडर है तो हमें सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल होना पड़ेगा, SDG भी हमें फुलफिल करने हैं। तो एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर शुड बी डिफाइंड, ऑब्जेक्टिवली उसको अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी पोर्शन जो आपके न्यूज़ इन शॉर्ट्स में होते हैं, वो भी कर लेते हैं इसी न्यूज़ के थ्रू ही। देखो पोषण भी और पढ़ाई भी, PBP भी है स्कीम है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आई है। इसका सीधा फोकस है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे देना है, फर्स्ट 6 years ऑफ योर चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स में देना है।
इनका ये भी इन्फोसिस है कि भाई नेशनल इंस्टीट्यूट जो पब्लिक कोऑपरेशन के हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, उनको ट्रेनिंग देना आंगनवाड़ी वर्कर्स को, है ना, टारगेट क्योंकि देखो मेन हमारा ये कि बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकली, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसलिए किया जा रहा है। हॉलिस्टिक एंड क्वालिटी अर्ली स्टिमुलेशन लाना ये बहुत ज़रूरी था, और प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो जैसे देखो हमारा EEC जो है ना क्रिशल कंपोनेंट है, यहाँ पर मिशन सक्षम के साथ कनेक्ट करके हमने सब करा है, ये पोर्शन 2.0 के साथ भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी कनेक्ट करके एक तरह से पूरा हमने बनाया है, दैट इज PBPP स्कीम, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर है, एजुकेशन है फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अच्छा, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन आपको पता है लेवल एंड जो ट्रेंड हो देखे जाते हैं माल न्यूट्रिशन के, जॉइंट माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स निकाले गए 2023 में, रिलीज किया गया था। रिपोर्ट ना जॉइंटली पब्लिश होती है, यूनिसेफ निकालता है, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिलकर निकालते हैं, और इन्होंने रिवील करा कि इनसफिशिएंट प्रोग्रेस हुई है 2025 तक। तो फिर तुम कहाँ जाओगे तुम भाई, पूछा भाई क्या करोगे, SDG गोल भी कैसे फुलफिल करोगे, और गोल 2 इज ओनली अबाउट एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन के टारगेट्स को आप कैसे फुलफिल कर पाओगे। तो कुछ ना फाइंडिंग्स है कि 22.3% जो चिल्ड्रन अंडर एज 5 ईयर्स, वो तो बहुत ही गंदा स्टंटिंग हो रखा है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी एज से उनकी हाइट कम होना, स्टंटिंग रेट बढ़ा हुआ है आपका। आपके यहाँ ना वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वेस्टिंग का मतलब वेट बहुत कम है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या ओवर वेट हो गए हो, इसकी भी समस्या है। तो कहाँ है आपकी डेफिशिएंसी, क्यों आ रही है आपके यहाँ, न्यूट्रिएंट इनटेक नहीं है आपका, न्यूट्रिएंट। अब देखो इसी साल इसीलिए ना मिलेट ईयर चलाया जा रहा है। मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, बिकॉज उसको न्यूट्रीसीरियल्स भी कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए राज्य किया जा रहा है सारा काम। तो इंडिया में ना इनिशिएटिव ले जा रहा है टैकल माल न्यूट्रिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, पोषण अभियान है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये सारा का सारा गाइस किया जा रहा है ताकि आपका ये प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। अच्छा, कुछ इशू है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड। तो देखो यूनिसेफ का डेटा था, ग्लोबल पॉली क्राइसिस है कि स्लो द प्रोग्रेस टू एंड चाइल्ड मैरिज, सबसे पहली बात। तो मल्टीपल क्राइसिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक्स हैं, कुछ कोविड-19 का प्रॉब्लम। तो अप्रॉक्सीमेटली 640 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन अलाइव टुडे वर मैरिड इन चाइल्डहुड ओनली, और 12 मिलियन गर्ल्स पर ईयर हो रही हैं ऐसा। तो भैया कहाँ से आप SDG मीट करोगे, आप तो कह रहे थे हम एंडिंग कर देंगे पूरी चाइल्ड मैरिज की बाय 2030। तो इंडिया हैज रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रीसेंट डिकेड्स। तो रीज़न क्या होता है चाइल्ड मैरिज का, जल्दी जल्दी जेंडर इक्वालिटी खत्म करना है भाई, नॉर्म्स खत्म करना है, सोशल नॉर्म्स, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट गर्ल्स चिल्ड्रन, है ना, ये सब खत्म करने के लिए। तो उसके बाद इनिशिएटिव जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये करा। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लगाया गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रॉज एंड कॉन्स है उसको ठीक करने के लिए। तो इम्पैक्ट देखो, एक लड़की पड़ जाएगी ना तो गर्ल्स जो है पूरी फैमिली को ठीक कर सकती हैं, स्कूल में अच्छा हो जाएगा उनका, फिर प्रेगनेंसी के रिस्क को खत्म करेंगी, सारा कुछ चीज़ों के लिए चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। अच्छा, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। वर्ल्ड का लीडिंग सोर्स ऑफ डेटा है जो एनालाइज करता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही है, डिजास्टर की वजह से हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस की वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो 1998 में इसको निकाला गया था, मतलब सबसे पहले ना स्टैब्लिशिंग वहीं से हुई थी, नॉर्वेगियन रिफ्यूजी काउंसिल के फॉर्म में निकल के। इसमें नंबर ऑफ फोर्स जो मूवमेंट होती है लोगों के विद इन द बॉर्डर्स, उसके बारे में डेटा होता है। तो इसने डेटा दिखा दिया कि भाई IDP रीचेस हाईएस्ट एवर, 71 मिलियंस में ऐसा कुछ हो रहा है। तो इंडिया इंक्लूड 6.31 लाख फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस से निकल के लोग आ रहे हैं। तो रिकमेंडेशन में बोला गया देखो अनकंडीशनल कैश असिस्टेंस दी जा रही है, मतलब सपोर्ट है, तुम ठीक से कर ही नहीं रहे उन लोगों को, तो क्या करोगे फिर। उसके बाद डेवलप करना उनका लाइवलीहुड स्किल्स दो, उनको इन्वेस्टमेंट करो उनके ऊपर, कुछ एंटिसिपेटरी रिस्क उनकी खत्म करो। फिर NHRC के बारे में एक्रीडिएशन की बात की गई थी, यहाँ पर भी तो ग्लोबल अलायंस है इसके लिए जो डेटर करती है NHRC के एक्रीडिएशंस को। फॉर द सेकंड टाइम ये गनरी रेफर्ड एक्रीडिएशन ऑफ NHRC, और उसने ऑब्जेक्शन दिए हैं कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट में, इन्वॉल्विंग पुलिस इन प्रोहिबिशन ह्यूमन राइट वायलेशंस, पुअर कोऑपरेशन है सिविल सोसाइटी के साथ, सारा कुछ बोला हुआ है। तो गनरी जो है बेसिकली GANHRI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइविंग एंड एक्रीडिटिंग नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को ये देती है, कंप्लाइंस वगैरह चेक करती है। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैंडेट करना, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लूरलिज्म, एडिक्वेट रिसोर्सेज है या नहीं, सारा कुछ इंश्योर करती है आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका इसमें ये भी दे रखा था। इसके अलावा देखो गंदगी के बारे में ध्यान रखना, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, 1993 में निकाला गया आया था इस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, ठीक है। और इसके साथ जिनेवा है स्विट्जरलैंड में इसका इंस्टीट्यूशन है। तो अमेंडमेंट में यही बोला जा रहा है, देखो इंक्रीज मेंबर, सबसे पहले तो NHRC के मेंबर बढ़ाओ, चेयरपर्सन वहाँ का लाओ, और बैकवर्ड क्लासेस आपको मिला के चेक करो भाई कैसे इसको ठीक कर सकते हो। लैक ऑफ डाइवर्सिटी क्यों कर रहे हो, इंप्लीमेंट करो, ठीक से रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन का हर जगह पर, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन जो ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेकर आया है। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। डेवलप कैसे किया गया, बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
सक्षम एक डेडिकेटेड यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन देता है सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंट्री में। इंक्लूसिव कैपेसिटी बढ़ाना, बिल्डिंग बढ़ाना हेल्थ प्रोफेशनल्स की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स टू लोकेटेड इन दी रूरल एंड रिमोट एरियाज, है ना। जैसे कि जो आप देखते हो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो, वैसा ही क्यों ना हम एक ऐसे शहरों में भी करें जहाँ पर ये सिचुएशन पहुंच नहीं पा रही है। तो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाए। देखो एक रिमोट एरिया में बंदा बैठा है, ठीक है, उसको कुछ जानकारी लेनी है, तो कम से कम कहीं तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जो कम से कम वो सेकंड राय ले पाए, या कहीं तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उसको मिल पाए। तो गाइस दिस इज़ अबाउट योर सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपकी सोसाइटी का लेक्चर था गाइस। अब हम नेक्स्ट उसमें इकोनॉमी या देखते हैं कौन सा जो भी बेस्ट मुझे लगेगा मैं लेकर आती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द सेम प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।